हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रे ऑप्टिक्स और आज इस रे ऑप्टिक्स चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन और ये क्या है, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि लाइट एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है जब वो किसी मिरर से टकराती है। मिरर प्लेन मिरर भी हो सकता है, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। तो जब वो किसी मिरर से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है? लेकिन अगर वो मिरर से ना टकराए और किसी ऐसे मीडियम से टकराए जिसमें वो ट्रेवल भी कर सकती है तो लाइट का पाथ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? पाथ बदल जाता है। अब देखो, इसको डायग्राम से देखो तो ये जो पाथ बदलता है ना लाइट का, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट बेंड हो जाती है, सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। फिगर से देखो, ये आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है, ये क्या है, रे ऑफ लाइट। सही है, दिस इज योर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अब ये यहां टकराई, ये है इंटरफेस, दिस इज इंटरफेस। अब इस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने, ये एक नॉर्मल। क्या बनाया हमने? नॉर्मल। इसे एन से डिनोट कर दो। एन इज नॉर्मल, आई इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इस नॉर्मल को हमने नीचे एक्सटेंड कर दिया। ये एंगल स्मॉल आई, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लाइट अब ये ऐसे सीधी नहीं जाएगी, अब ये बेंड हो जाएगी। उससे पहले आप समझो ये बेंड क्यों होगी। ये मीडियम है, मान लो एयर। पहले तो ये साहब एयर से टकराई, एयर में ट्रेवल कर रही है और यहां पर टकराई, यहां पर आके मीडियम चेंज हो रहा है। ये क्या है? ये एक ग्लास है। क्या है? ग्लास। इसे चलो ऐसे दिखा देते हैं, ये एक ग्लास है। अच्छा लग रहा है दिखने में? चलो यहां पर भी बना देते हैं। तो ग्लास जो है इस ज्यादा डेंसर मीडियम है और एयर क्या है? रेयरर मीडियम। तो यहां लिख लो दिस इज अ डेंसर मीडियम, डेंसर। और ये किस तरीके का मीडियम है? रेयरर। डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो लाइट सीधे ना जाके ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी लाइट। और ये हो गया आर। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्मॉल आर। अच्छा, यहां कैपिटल आर क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो आपने यहां क्या महसूस किया कि जब ये रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सही है? आ गई ये बात समझ में? तो यहां तो लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, लेकिन अगर उल्टा हो जाए, डेंसर से रेयरर में जाए, ठीक है, जैसे लाइट अगर मान लो एयर से ग्लास में गई तो रेयरर टू डेंसर, एयर से वाटर में गई तो वाटर भी डेंसर मीडियम होता है इन कंपैरिजन टू एयर। तो इसी तरीके का रे डायग्राम बनेगा। लेकिन अब उल्टा रे डायग्राम, मान लो पानी से लाइट एयर में जा रही है, देखो कैसे। यह ग्लास का एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो इसी को देख लो। यह है ग्लास, दिस इज योर ग्लास। अब एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ये
दिस इज आई इंसिडेंट रे, यहां से हमने नॉर्मल प्लॉट कर दिया, दिस इज एन, इसको हम नीचे ले गए, तो ये किस तरीके का मीडियम है, डेंसर, डेंसर, और ये रेयरर, क्या है ये, ग्लास, और ये एयर। एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो जो लाइट अब रिफ्रैक्ट होगी इस तरीके से होगी, ये, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां आपने क्या ऑब्जर्व करा, यहां हमने ये ऑब्जर्व किया, जब रेयरर से डेंसर जाती है देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I इज ग्रेटर देन R। मतलब लाइट जो बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, बैंड्स, या ऐसे लिख दो, लाइट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सही बात पकड़ ली होगी आपने। और यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीन्स लाइट bends away from the normal, away from the normal। सही है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक, ये इस तरीके से ये दो केसेस बन जाते हैं। तो अब इन दो केसेस के आधार पे आप फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन तो समझ गए। रिफ्रैक्शन की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में लिखूंगा टाइम बचाने के लिए। ठीक, लिखते हैं, चलो भाई। तो ये है डेफिनेशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from one medium to another medium, it changes its path. This phenomena is called refraction of light. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है तो ये अपना पाथ बदल लेती है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आप इसे उतार लो, स्क्रीन को पॉज कर लो, मैं हट गया, लो आगे से। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन में लॉ थे उसी तरीके से रिफ्रैक्शन में भी दो लॉ हैं, और सेकंड लॉ है स्नेल्स लॉ। ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसी पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो करें, पहले ये लॉज लिख देता हूं। ठीक, तो हेडिंग यहां डालते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन लिख देता हूं मैं इन्हें। तो ये है हमारे दो लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं इन्हें आपको पढ़ देता हूं और फिर बहुत ही प्यार से और सही से समझा दूंगा। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो बात क्लियर है, ये द इंसिडेंट रे, ये द रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल टू द इंटरफेस। ये क्या है, नॉर्मल टू इंटरफेस, ये है इंटरफेस। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां इंसिडेंट रे
इंटरफेस को हिट कर रही है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये जो तीनों हैं ये सेम प्लेन में लाई करती हैं। वो सेम प्लेन कौन सा है? ये हमारा व्हाइट बोर्ड। ये तीनों इसी प्लेन में लाई कर रही हैं। ठीक, ये तो हो गया पहला लॉ। दूसरा क्या है? फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर या वेवलेंथ एंड द गिवन टू मीडिया, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। इसका क्या अर्थ हुआ कि एक रे ऑफ लाइट किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ या कलर एंड द टू गिवन मीडियम, और ये दो मीडियम, कोई भी दो मीडियम, एयर और ग्लास है, यहां एयर और वो भी हो सकता है वाटर, या ऐसा हो सकता है वैक्यूम और वाटर, गिवन टू मीडियम, ये लिखा हुआ है ना। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या अर्थ हुआ? साइन आई अपॉन साइन आर, ये है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट। इधर भी साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये है हमारा स्नेल्स लॉ। और अब जब बात स्नेल्स लॉ की आई है, ये तो आपको दोनों समझ में आ गए, सिंपल है। तो बात जब स्नेल्स लॉ की आई है तो हम ये समझ लेते हैं कि गहराई से स्नेल्स लॉ होता क्या है। गहराई का अर्थ ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। अभी इसमें कुछ दो बातें और हैं, वो और बता देता हूं आपको। ठीक है, चलो आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं। तो बच्चों पहले बोर्ड पे मैं स्नेल्स लॉ लिख देता हूं और फिर उसे बढ़िया करके समझाऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारे सामने स्नेल्स लॉ। तो ये तो हमें पता है कि भाई साइन आई बाय साइन आर इज अ कांस्टेंट, लेकिन वो कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है ये n12। क्या होता है? n12। n12 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे कि ये हम अगर केस ले लें, मीडियम 1 है एयर, मीडियम 2 है ग्लास, तो ये हो गया 1 और ये है 2। तो n21 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और इसकी वैल्यू होती है 1.5, ग्लास की होती है 1.5। तो ये आपको आराम से बुक में मिल जाएगी, न्यूमेरिकल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी होती है, और इसको हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं साइन आई बाय साइन आर। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का और भी तरीका है। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1, इसके भी बराबर होता है।
ठीक है। अब ये N2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब यहां आप सोच रहे हो साहब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से आ गया, ये भी समझाएंगे। और N2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो ये दोनों बातें ड्यू रही, इसके बाद ये समझा देंगे। ठीक। अब V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो लाइट ऐसे चल रही है, मीडियम 1 एयर है, एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है V1। और V2 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो जो दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड होगी वो है V2। तो स्नेल्स लॉ कहता है sin I by sin R इक्वल टू V1 by V2। तो ये याद रखना है, sin I by sin R इज N2 by N1 बट हेयर इट इज V1 by V2। ठीक। जैसे अगर हम रेयर मीडियम की बात करें, एयर इज अ रेयरर मीडियम, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज्यादा होगी, ग्लास में कम होगी। सही। तो अब ये समझते हैं N1 और N2 क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप ये कॉपी कर लो, हैं? मैं आगे से हटता हूं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एब्सोल्यूट क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो साहब ये पढ़ते हैं। अब आप ये देखो कि ये एक इंटरफेस है, जैसे ये है, ये नॉर्मल है N, और ये एक इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जो ट्रेवल कर रही है ये पहला मीडियम है और ये एंटर करेगी दूसरे मीडियम में। मान लो पहला मीडियम वैक्यूम है और दूसरा मीडियम है वाटर। तो ये हो गया I एंगल, और ये लाइट ऐसे चली जाएगी, और ये हो गया R। ठीक है। तो अगर पहला मीडियम वैक्यूम है और दूसरा मीडियम कुछ और है, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है, तो जो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें ये हम कह सकते हैं इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो आप ऐसे कर सकते हो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर N इज इक्वल टू N ऑफ वाटर लिख लो। ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। दिस इज इक्वल टू C अपॉन V वाटर। तो किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। आ गई ये बात समझ में? ध्यान रखोगे। और दिस इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R तो होगा ही। I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन मीडियम इज वैक्यूम। R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन मीडियम इज वाटर और समथिंग एल्स लाइक ग्लास। ये याद रखना, दिस इज इक्वल टू दिस। ये मेन है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, ये मेन है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हमें पता होती है, ये न्यूमेरिकल में दे रखी होगी। सही है। आगे बात, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि लाइट भाई पहले तो ऐसे ट्रेवल कर रही है,
जैसी वो डेंसर मीडियम में आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ट्रेवल करने लगी, यानी कि वो बेंड हो गई। ऐसा क्यों होता है? तो हेडिंग डाल लेते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन। रीजन क्या है? रीजन सिंपल ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। तो रीजन क्या है? रीजन इज स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। भाई लाइट पहले ट्रेवल कर रही है एयर में, इसकी स्पीड होगी लाइट की स्पीड के बराबर सी यानी सी। फिर वो ट्रेवल कर रही है ग्लास में, ग्लास डेंसर मीडियम है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इसलिए वो बैंड कर जाती है। अब स्नेल लॉ से हम इस कंसेप्ट को और सही से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, ये ग्लास है, सही है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है? इट इज वी एयर अपॉन वी ग्लास। इसका यह अर्थ हुआ कि वी एयर इज ग्रेटर देन वी ग्लास। It means sin I is greater than sin R. It means I is greater than R. इसलिए ये एंगल I बड़ा है, R छोटा है, इसलिए लाइट ऐसे गई और फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, क्योंकि R को छोटा होना था। अब इसका उल्टा देख लो, यानी ये तो ये केस हो गया आपका, मान लो ये 1 है केस, ये केस 1 मीन्स व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो ये होता है। ये इसका एग्जांपल है, इससे समझ में आ गया। अब केस दूसरा देख लो, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीन्स फ्रॉम ग्लास टू एयर। वैसे तो इसको देखते ही आप समझ गए होंगे कि मैं इसे कैसे समझाने जा रहा हूं, फिर भी समझाता हूं, हैं सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो आपका सेकंड केस है, इसमें देखो स्नेल्स लॉ के हिसाब से भाई ये बात तो सही है, हेयर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी ग्लास अपॉन वी एयर। देखो ठीक है। नाउ as we know that V air is greater than V glass, therefore sin R is greater than sin I. Therefore R is greater than I. इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है, इसीलिए लाइट जब डेंसर मीडियम पे जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस वह आई है, तो जब ये रिफ्रैक्ट करती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है, इसलिए ये आर बढ़ गया। क्लियर हो गई ये बात? चलो बहुत बढ़िया, सही है। इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, ये रीजन है रिफ्रैक्शन फिनोमिना का, ये रीजन है, पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देना। एक चीज और आप देखो, अगर लाइट नॉर्मल जा रही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, लाइट ऐसे जा रही है नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, तो वो कहीं पर भी बेंड नहीं होती, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती और वो सीधी निकल जाती है, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, याद रखना।
तो बच्चों ये फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन से जो खास पैरामीटर निकल के आया वो आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। अब हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अहमियत क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, हमें इससे ऐसी क्या जानकारी मिलती है जिसका हम कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या जो हमारे काम की हो सकती है। तो अब हेडिंग डालते हैं व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द फिजिकल significance of refractive index तो ये है प्रश्न हमारे सामने। तो दो फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी जो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली, it gives information about direction of bending of light. It gives information about direction of bending of light। तो ये मैं आपको समझा ही चुका हूं कि कैसे एयर से ग्लास में जब लाइट जाती है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लास में जब लाइट एंटर करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्नेल्स लॉ से ये हमने अभी अभी ही समझा था। अब ये देखते हैं इसका दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा है इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। हम किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से। हम ये पता कर सकते हैं कि ग्लास में लाइट की स्पीड क्या है, पानी में लाइट की स्पीड क्या है, या किसी और मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है। ठीक, इट हेल्प्स अस टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट in a given medium। अब आप ऐसे समझ लो कि लाइट ट्रैवल कर रही है एयर से ग्लास में। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बाय साइन आर it is equal to refractive index of 2 with respect to 1, means refractive index of glass with respect to air। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू होती है 3/2। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हम इतने की बात करते हैं, इतने लॉ की, इसकी वैल्यू होती है 3/2 और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज c। इसकी वैल्यू हमें पता ही होती है, c से डिनोट करते हैं। तो हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास पता लग जाएगा। तो ये क्या होगा, v ग्लास क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ c। 2/3 ऑफ c। तो आपने देखा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिक्रीज हो गई है, 2/3 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हो गई है। तो इस तरीके से हमें दो इंपॉर्टेंट बातें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से पता लगती हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। एक खास बात और है बच्चों, वो भी सीख लो, वो भी जान लो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो ये क्या है, लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये है
फ्रीक्वेंसी और ये है वेवलेंथ। तो मीडियम पे क्या डिपेंड करती है? वेलोसिटी डिपेंड करती है। मीडियम डेंसर होगा तो वेलोसिटी कम हो जाती है, या स्पीड कह लो इसे, चलो स्पीड कह लेते हैं। अभी तक हम स्पीड बोलते आए हैं इसलिए स्पीड कह रहे हैं, वेलोसिटी कहने में भी कोई हर्ज नहीं भाई। स्पीड को अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दो तो वो वेलोसिटी हो जाती है। तो ये तो डिपेंड करती है मीडियम पे, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, और वेवलेंथ भी मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम मीन्स जैसे मीडियम अगर ग्लास है, मीडियम एयर है, मीडियम वाटर है, तो वेवलेंथ अलग अलग होगी लाइट की इन तीनों मीडियम्स में। तो हम ये लिख लेते हैं स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन क्या? बताओ, जोर से बोलो। अपॉन मीडियम। सही है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है? फिर आ जाओ स्नेल्स लॉ पे, बड़ा काम का लॉ है भाई इस चैप्टर में। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2। एग्जाम्पल ले लो एयर और ग्लास का, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है। दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, फिर ये हो गया लैम्डा एयर अपॉन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी लैम्डा ग्लास। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो गई क्योंकि ये सेम है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। तो वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन ग्लास, ये कहलाता है स्नेल्स लॉ। अब यहां और आप छोटी सी बात देख सकते हो, ये टर्म और ये टर्म हम यहां ले लेते हैं। तो V एयर अपॉन V ग्लास, चलो अच्छा ये रहने दो, हम लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और ये वाला टर्म, इससे हमें वेवलेंथ की जानकारी मिलेगी। ये देखो, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, इट इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। सही है। अब ये इसकी वैल्यू होती है 3/2, ये होता है लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। अब यहां से लैम्डा ग्लास क्या निकल के आता है? 2/3 ऑफ लैम्डा एयर। यानी कि जब लाइट ग्लास में गई एयर से तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। एयर में ज्यादा वेवलेंथ थी, ग्लास में वेवलेंथ कम हो गई, 2/3 टाइम्स रह गई। सही है ना? आ गई ये बात समझ में? तो एक बात और ध्यान रखो कि जब लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो वो 100% लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करती है। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट भी कर जाती है और कुछ ये मीडियम एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। और बाकी की लाइट रिफ्रैक्ट करती है। तो वो जो बाकी की लाइट है यानी उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज कितनी हो गई? 2/3 ऑफ एयर। जो एक्चुअल वेवलेंथ थी उसकी 2/3 रह गई। और ये निकल के किससे आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसमें की लाइट एंटर कर रही है। आ गई ये बात समझ में? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसे नोट डाउन कर लो। अब इस तरीके के छोटे से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसे रब कर देते हैं। किस तरीके के छोटे से न्यूमेरिकल? आपको दे दिया था कि वेवलेंथ है आपकी, एयर में जो वेवलेंथ है वो है 6000 एंगस्ट्रॉन। सही है।
अब ये निकालो ग्लास में कितनी वेवलेंथ होगी, ये निकालना है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 3/2, तो इसी तरीके से वेवलेंथ आ जाएगी 2/3 लैम्डा एयर। तो लैम्डा ग्लास इज इक्वल टू 2/3 इंटू लैम्डा एयर है 6000, तो ये यहां कैंसिल हो गया, रह गया 2 2 जा 4, 4000 एंगस्ट्रॉन हो गई। ग्लास में जो वेवलेंथ हो गई वो 4000 एंगस्ट्रॉन हो गई। तो आ जाते हैं इस तरीके के छोटे छोटे न्यूमेरिकल। भाई सिर्फ न्यूमेरिकल कोई टफ नहीं होता, इंपॉर्टेंट क्या है आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब भाई कि ये कंसेप्ट ही नहीं आपको पता है, ये वाला पूरा स्नेल्स लॉ का कंसेप्ट यहां तक तो बताया ही था। एक बात और याद रख लो बस, इट इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा ग्लास। ये पैरामीटर, ये और उसके बाद ये 4 हैं, इसे याद रखना। एक ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। अब कोई आपको कहे कि साहब याद नहीं रखना पड़ता फिजिक्स में, तो थोड़ा बहुत तो भैया हर सब्जेक्ट में याद रखना ही पड़ता है। मैथ्स में भी याद रखना पड़ता है, कितने फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ते हैं। फिजिक्स में आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ता है, वो तो देखो पढ़ पढ़ के कंसेप्ट याद हो ही जाते हैं। फिर इन कंसेप्ट को अप्लाई करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो वो कंसेप्ट बिल्कुल अंतरात्मा में उतर जाएंगे। सही है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है, चले फिर, ओके टाटा बाय बाय।